17 हमले, हिंदुस्तान का रुख बार बार और एक ऐसा नाम जो तारीख में आज तक बहस का मौजू बना हुआ है। क्या महमूद गजनवी सिर्फ दौलत के लिए आया था या फिर उसके पीछे एक बड़ी सियासी और मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी? आज हम जानेंगे एक ऐसे सुल्तान की कहानी जिसने अपनी ताकत, अपनी फौज और अपनी सोच से पूरे रीजन की सियासत बदल कर रख दी। महमूद गजनवी 971 एडी में पैदा हुए। उनका जन्म एक ऐसे दौर में हुआ था जब सेंट्रल एशिया में सियासत बहुत तेज थी। उनके वालिद सुल्तान सबुक्तगीन गजनी के शानदार और ताकतवर सुल्तान थे, जिन्होंने अपनी सल्तनत की बुनियाद मजबूत की थी और अपने इलाकों में अमन और रूल का सिस्टम इस्टेब्लिश कर दिया था। महमूद बचपन से ही जज्बात और दिमाग के लिए मशहूर थे। उनका शौक जंग और स्ट्रैटेजी की तरफ था और वो छोटी उम्र में ही आर्मी के कैंपेन्स का तजुर्बा हासिल करने लगे। 998 एडी में जब महमूद तख्त पर बैठे, उनका मकसद सिर्फ हुकूमत करना नहीं था। वो चाहते थे कि उनकी सल्तनत सिर्फ गजनी तक महदूद न रहे, बल्कि ईरान, सेंट्रल एशिया और हिंदुस्तान तक फैल जाए। महमूद की सबसे बड़ी ताकत उनकी मिलिट्री प्लानिंग और स्ट्रैटेजी थी। वो अपनी आर्मी को परफेक्टली ऑर्गेनाइज करते, हर फौज का रोल क्लियरली डिफाइन करते और डिसिप्लिन का बहुत ख्याल रखते। उनकी फौज में घुड़सवार, आर्चर्स और फुट सोल्जर्स का बैलेंस रिमार्केबल था, जो उनको बैटल में तेज और डेडली बनाता था। महमूद की स्ट्रैटेजी सिर्फ जंग तक सीमित नहीं थी, वो अपनी सल्तनत के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अफेयर्स को भी मैनेज करते थे। हर कॉन्क्वेस्ट के बाद वो ट्रेड रूट्स, टैक्सेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेबलाइज करते, ताकि उनका रूल सस्टेनेबल हो। गजनी का शहर भी उनके दौर में कल्चरल और साइंटिफिक मरकज बन गया। स्कॉलर्स, पोएट्स और आर्किटेक्ट्स उनके दरबार में आते और शहर को तरक्की और इल्म का मरकज बनाते। महमूद गजनवी की सोच और स्ट्रैटेजी इतनी एडवांस थी कि उनकी हर कैंपेन का प्लान पहले से तैयार होता और एग्जीक्यूशन में तेज और डिसाइसिव होता। यही वजह थी कि वो हिंदुस्तान के कैंपेन्स में 17 बार आगे बढ़ सके, हर वक्त अपने मकसद में कामयाब रहे और पूरे रीजन में अपना नाम दर्ज करवा सके। महमूद गजनवी के हिंदुस्तान की तरफ कैंपेन्स उनकी मिलिट्री ब्रिलियंस और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा सबूत है। तकरीबन 17 कैंपेन्स के जरिए उन्होंने अलग अलग इलाकों पर हमला किया, जिनमें पंजाब, सिंध, गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया। हर कैंपेन का मकसद सिर्फ दौलत हासिल करना नहीं था, बल्कि उनकी सल्तनत को मजबूत करना, ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल हासिल करना और हिंदुस्तान में अपनी सियासी प्रेजेंस को एस्टैब्लिश करना भी था। सबसे मशहूर कैंपेन सोमनाथ का है। तारीखों और मौरखों के मुताबिक महमूद ने वहां से बहुत ज्यादा माले गनीमत हासिल किया और अपनी फौज को सेफ वापस गजनी ले गया। लेकिन इस वाक़ये पर मुख्तलिफ राय हैं। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि महमूद का मकसद सिर्फ लूटिंग था, जबकि कुछ कहते हैं कि उनका असली मकसद अपनी सल्तनत को स्टेबलाइज करना और इस्लाम के इन्फ्लुएंस को बढ़ावा देना था। चाहे जो भी हो, सोमनाथ का वाक़या महमूद गजनवी के नाम को पूरे हिंदुस्तान और सेंट्रल एशिया में मशहूर कर गया। महमूद की फौज बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड थी। हर कैंपेन में उन्होंने अपनी आर्मी को केयरफुल प्लानिंग के साथ डिप्लॉय किया और स्पीड और सरप्राइज अटैक्स का ज्यादा फायदा उठाया। गजनी की कैवलरी, आर्चर्स और फुट सोल्जर्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन उनके सक्सेस का राज था। महमूद अपनी फौज का मोराल हमेशा हाई रखता और उनकी स्ट्रैटेजी हर मुहिम में फ्लॉलेस थी। हर कैंपेन के बाद महमूद गजनवी सिर्फ जंग से नहीं, बल्कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम करते थे। कॉन्कर्ड एरियाज में लोकल रूलर्स को या तो एलाय बना लिया जाता या उनके ऊपर स्ट्रिक्ट टैक्सेशन और गवर्नेंस लगाई जाती। इससे उनका रूल सस्टेनेबल होता और पूरे इलाके में उनका अथॉरिटी एस्टैब्लिश होती। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि महमूद का फोकस सिर्फ दौलत और पावर पर था, जबकि कुछ कहते हैं कि वो एक विजनरी लीडर थे, जिन्होंने अपनी सल्तनत के लिए कैलकुलेटेड और बोल्ड स्टेप्स उठाए। उनकी हर कैंपेन में एक क्लियर स्ट्रैटेजी होती, पहले रिकॉनेसेंस, फिर क्विक स्ट्राइक और आखिर में सिक्योर रिट्रीट। यही वजह है कि वो बार बार हिंदुस्तान के डिफरेंट रीजन्स में सक्सेस हासिल करते रहे। इस तरह महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर अपना मार्क छोड़ा, न सिर्फ मिलिट्री विक्ट्री के जरिए, बल्कि अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज के जरिए भी। उनकी कैंपेन्स उनके दौर के लिए रेवोल्यूशनरी थे और ये दिखाते हैं कि वो सिर्फ एक लूटर नहीं, बल्कि एक स्किल्ड रूलर और स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। महमूद गजनवी की शख्सियत पर आज भी बहस जारी है। मुस्लिम तारीख में उन्हें एक ताकतवर सुल्तान और इस्लाम का हिमायती माना जाता है।
ان کے دور میں غزنی صرف جنگ کا مرکز نہیں بلکہ علم اور کلچر کا بھی مرکز بنا تھا۔ اسکالرز، شاعر اور استادوں کا آنا ان کی سلطنت کی شان اور ان کے دماغ کی گہرائی کو دکھاتا ہے۔ لیکن ہندوستان کے کچھ علاقوں میں انہیں صرف لٹیرے اور جنگجو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ سومناتھ کا واقعہ اور ان کے ہر کیمپین پر لوگوں کے نظریات مختلف ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ صرف دولت کے پیچھے تھے، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد اپنی سلطنت کو بڑھاوا دینا اور علاقوں میں امن قائم کرنا تھا۔ تاریخ کا یہی مزہ ہے، ہر شخصیت کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ محمود نے اپنی فوج اور اپنی سوچ سے ہندوستان اور سینٹرل ایشیا پر گہرا اثر چھوڑا۔ ان کے فیصلوں کو ہیرو یا ولن کا ٹیگ دینا ہر نظریے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آخر میں محمود غزنوی کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تاریخ کو صرف ایک اینگل سے نہیں، پوری سوچ اور ثبوت کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ محمود غزنوی کی کہانی صرف جنگ اور دولت کی نہیں، بلکہ ان کے جذبے، ہمت اور سوچ کا بھی ایک ثبوت ہے۔ ہر کیمپین، ہر فیصلہ اور ہر جیت ان کے دور کی سیاست اور ماحول کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ یہ شخصیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تاریخ کو صرف ایک اینگل سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہر فیصلہ اور ہر عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ان کے فیصلے کچھ لوگوں کے لیے ہیروئزم کا ثبوت ہے اور کچھ لوگوں کے لیے تنقید کا سبب، مگر یہی تو تاریخ کا اصل رنگ ہے، کبھی صاف، کبھی پیچیدہ۔ محمود غزنوی نے اپنی فوج، اپنی سلطنت اور اپنی سوچ سے نہ صرف غزنی کو ایک شاندار شہر بنایا، بلکہ پورے علاقے پر اپنا اثر چھوڑا۔ ان کا نام آج بھی لوگوں کے زبان پر ہے، ان کے فیصلے اور ان کے کیمپینز کا ذکر آج بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ انسان کی سوچ، پلاننگ اور ہمت ہی اس کے کامیابی کا اصل راز ہے۔ چھوٹی عمر میں شروع ہونے والا ایک سفر سخت محنت اور اسٹریٹجی کے ساتھ اتنا بڑا اثر چھوڑ سکتا ہے کہ اس کے فیصلے 1000 سال بعد بھی یاد رکھے جائیں۔